और एक खास मेहमान हमारे साथ हैं, सभा प्रमुख, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और लगातार चर्चा में भी है हमारे साथ अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव जी, कीमती समय आपने निकाला, मंच पर आए, ITV नेटवर्क पर आप आए, बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आने के लिए। बहुत धन्यवाद आपका। अखिलेश जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने आजकल तो कैंपेन रुका हुआ है, इलेक्शन कमीशन ने 15 तारीख तक फिलहाल रुका है। 5 साल बीजेपी की सरकार रही, आज की डेट में जो ये चुनाव चलेगा इसमें इश्यूज क्या होगा? वो 5 बड़े मुद्दे जिसको लेकर समाजवादी पार्टी चुनाव में जनता के बीच में। सबसे बड़ी बात यह है कि इधर उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है और लगातार उनके मंत्री, उनके विधायक उन्हीं से नाराज हैं। अखिलेश जी, एक बार अगर आप कह देंगे, क्योंकि समर्थक नहीं, मैं चाहूंगा जितने लोग हैं अगर सुनेंगे तो अच्छा लगेगा। आप कुछ मत बोलिए, आप केवल सुनिए। ठीक है अखिलेश जी, 5 बड़े मुद्दे जिसको लेकर समाजवादी पार्टी और आप जनता के बीच में। उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है और भारतीय जनता पार्टी ने जो जनता को वादे किए थे, क्या आज किसान की आय दोगुनी हो गई? जो वादा किया था कि महंगाई कम होगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही महंगाई बढ़ गई, बड़े पैमाने पे बेरोजगारी बढ़ी है। बड़े बड़े आयोजन लखनऊ में हुए थे जिसमें इन्वेस्टमेंट को लेकर के उन्होंने MOU साइन किए थे। आज जनता जानना चाहती है कि वो MOU जो साइन हुए थे वो जमीन पर कितने उतरे हैं। ठीक है, ये बड़े मुद्दे हैं, इससे लोगों का जीवन जुड़ा है। अगर लोग चाहते हैं कि उनके जीवन में खुशहाली आए तो कम से कम महंगाई कम हो, किसानों का लाभ पहुंचे और जो नौकरी रोजगार के बड़े बड़े सपने दिखाए थे वो रोजगार मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये बड़े मुद्दे हैं जिसकी वजह से जनता नाराज है। उत्तर प्रदेश के हमारे सहयोगी दल जितने भी हैं और ज्यादातर उत्तर प्रदेश की जनता जाति जनगणना भी चाहती है। ये भारतीय जनता पार्टी जाति जनगणना के पक्ष में नहीं है। ठीक है अखिलेश जी, जब ये प्रचार शुरू हुआ, डेट्स तो अभी आई हैं, शुरू करता हूं उसी से, क्योंकि यूपी में कई सारे मुद्दे थे जिस पर पलटवार हुआ, वार हुआ, आप भी बोले, बीजेपी भी बोली, कांग्रेस भी बोली। तो शुरुआत जो हुई, आप कहिए जिसने पेस पकड़ा, पहली गियर पे जब गाड़ी लगी उत्तर प्रदेश में, तो वो पहली चीज आई जिन्ना और गन्ना। उसको लेकर बड़ा आक्रामक रुख रहा और उन्होंने कहा कि साहब आपने जो तुलना करी है वो तुलना गलत है। हालांकि उसके बाद आपने क्लैरिफिकेशन दिया, क्योंकि आज मंच पे है। क्या जो मुद्दा था वो आज यही है कि भाई जिन्ना का एक डिस्कशन हो, गन्ने का डिस्कशन हो, जो पब्लिक से जुड़ा मुद्दा है वो गायब? ये सुविधा किसी दल के पास नहीं है कि किसी भी तरीके से किसी भी मुद्दे को कैसे बदला जाए। ये अगर सुविधा किसी के पास है तो वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। मैंने केवल इतना कहा कि ये देश के तमाम लोग एक ही संस्था से पढ़े और देखिए इनके रास्ते कैसे हुए, और उसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा मुद्दा बनाया। सवाल उस नाम का नहीं है, सवाल यह था कि उत्तर प्रदेश की में नफरत की राजनीति खत्म होगी कि नहीं खत्म होगी। जो भारतीय जनता पार्टी लगातार नफरत की राजनीति कर रही है, बांटने की राजनीति कर रही है, जातियों में झगड़ा कराने की राजनीति कर रही है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की राजनीति कर रहे हैं। और पूरे देश ने देखा जिस समय किसान आंदोलन कर रहे थे, यही भारतीय जनता पार्टी के लोग जिन किसानों के लिए आय दोगुनी कर रहे थे उन किसानों को आतंकवादी कह रहे थे, इन किसानों को मवाली कहा गया। और जब वोट की चिंता हुई तो भारतीय जनता पार्टी ने वो तीनों काले कानून वापस ले लिए। भारतीय जनता पार्टी ने जो कानून वापस लिए वो केवल वोट के लिए हैं, उनकी नीयत साफ नहीं है। और कई उनके नेता ये कह चुके हैं कि हो सकता है ऐसे कानून दोबारा लाए जाएं। ठीक है अखिलेश जी, जो कानून वापस लिए, क्या आपको लगता है उससे चेंज हुआ है, खासतौर से पश्चिम उत्तर प्रदेश का माहौल? पहला। दूसरा, आपकी बातचीत जयंत चौधरी के साथ, दोनों चीजें एक साथ। भारतीय जनता पार्टी की नीयत को वो समझती है जनता। किसान इस बार अपने मान सम्मान की लड़ाई लड़ने जा रहा है, और जब किसान मान सम्मान की लड़ाई लड़ेगा तो भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया करेगा। जहां तक समाजवादी पार्टी का गठबंधन जैन जी से है,
मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में जब मतदान पड़ेगा, उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि 80% उनके साथ लोग हैं, 20% हमारे साथ हैं, ये कहते हैं। सच्चाई ये है कि 80% जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथ खड़ी है, और 20% जनता उनको हटाना चाहती है। तो जब 80% हमारे साथ खड़े हैं, सहयोगी दलों के साथ जनता खड़ी है, और 20 उनके खिलाफ है, तो बताइए भारतीय जनता पार्टी साफ होगी उत्तर प्रदेश से कि नहीं होगी? और कभी कभी भारतीय जनता पार्टी कहती है कि उनको 3/4 सीट मिलने वाली हैं। वो 3/4 नहीं है, वो बता रहे हैं कि हमें 3 या 4 ही सीट मिलने वाली हैं। नहीं, लेकिन सीट की क्योंकि आपने चर्चा करी, हर बार अमूमन हम देखते थे कि बीजेपी सीट अनाउंस करती थी। अब की बार आपने बहुत लंबा फासला खींच दिया और कुछ छोड़ा भी नहीं। 60-70 सीट, 80 सीट, 100 सीट भी आप छोड़ते तो वहां लगता कि हाँ चलिए भाजपा लड़ रही है। आपने एक बार की शुरुआत में बिल्कुल पेस पकड़ा और कहा साहब 400 सीट हम जीत रहे। और मैंने इस बात को इसलिए कहा, जिस समय समाजवादी सरकार थी उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी को जनता ने पूरा बहुमत दिया था और बहुमत की सरकार थी। उस समय भारतीय जनता पार्टी के पास 47 विधायक थे। जब वो 47 विधायक से 324-325 पहुंच सकते हैं, इन 5 सालों में उत्तर प्रदेश को बर्बाद किया भारतीय जनता पार्टी ने, तो 47 से समाजवादी पार्टी 400 क्यों नहीं पहुंच सकती? वो खुद 47 से 325 हो गए। और जिस तरीके से जनता में नाराजगी है, इनके विधायक कूटे जा रहे हैं। हाल में ही उन्नाव में इनका विधायक कूटा गया, इससे पहले इनका सांसद कूटा गया। कई गांव में ये घुस नहीं पा रहे हैं, कई गांव में इनकी गाड़ियां दौड़ाई गई। इनके ही बनाए हुए गवर्नर इनके खिलाफ खड़े हैं और वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी गांव में नहीं घुस सकती। तो मैं ये कह सकता हूं कि जिस समय जनता को मतदान करने का मौका मिलेगा, उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा और 400 सीटें गठबंधन जीत करके जाएगा। और आज के दिन जब हम और आप लोग यहां बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में स्वामी प्रसाद मौर्य जी मंत्री थे, वो छोड़ करके आ गए हैं। उन्होंने भी समाजवादी रास्ते को मजबूत बनाने के लिए, और उन्होंने नारा दिया है कि समाजवादी लोग और अंबेडकरवादी लोग मिलकर के उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेंगे। इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है? आज विधायक भागना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने के लिए। कोई टिकट मांगने वाला नहीं उनके यहां। टिकट मांगने वाली बैठक हो रही है, लेकिन टिकट किसको दें इसकी चिंता है उन्हें। उनके लोग उन्हें छोड़ करके जा रहे हैं। इसलिए मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में बदलाव होने जा रहा है, परिवर्तन होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश एक बार फिर प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स की तरफ जा रहा है, खुशहाली की पॉलिटिक्स की तरफ जा रहा है, जहां पर सड़कें बनेंगी, अस्पताल बनेगा, संस्थाएं ऐसी बनेंगी जहां आज के हिसाब से पढ़ाई और ट्रेनिंग हो सके। चीजें बदली हैं, तो कम से कम सरकार ऐसी हो जो आज के समय को समझ करके उत्तर प्रदेश को आगे ले जाए। ठीक है अखिलेश जी, इस चुनाव में बुलडोजर की भी बहुत चर्चा रही। आपने भी खूब बोला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बोला, योगी जी ने भी बोला। उनसे हमारी बातचीत हो रही थी, वो भी योगी जी भी मंच पे थे, तो उन्होंने कहा कि जो विकास के लिए रास्ता था उस पर समाजवादी पार्टी ने ब्रेकर्स बनाए। हमने वो बुलडोजर से वो ब्रेकर्स हटा दिए, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट उन्होंने कहा लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन खराब थी, हमने उसको सही करने का काम 5 सालों में किया। आप ये ठीक कह रहे हैं कि बुलडोजर बहुत चल रहा है। वो साथ ही साथ ये भी बात मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश की जनता बाबा, बुल और बुलडोजर से परेशान है। इस बार तीनों का सफाया एक बोर्ड से होने जा रहा है। और जहां तक कानून व्यवस्था का सवाल है, एनसीआरबी का आंकड़ा निकाल के देखें अगर हम, जो भारत सरकार का है, उसमें सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं, बेटियां अगर कहीं हैं तो उत्तर प्रदेश में हैं। सबसे ज्यादा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से नोटिस किसी प्रदेश को मिली हैं तो वो उत्तर प्रदेश को मिली है। सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ अगर कहीं हुई है उत्तर प्रदेश में हुई है। ऐसा ठोको राज कहीं नहीं देखा होगा। और जहां समाज में और भारत में और खासकर उत्तर प्रदेश में ऐसा ठोको राज नहीं देखा होगा।
किसी को पता ही नहीं है किसको ठोक दें। कभी जनता पुलिस को ठोक रही है और पुलिस जनता को ठोक रही है। ये ठोको राज लाने का काम अगर भारतीय जनता पार्टी ने किया है तो ये ठोको राज भी इस बार हटने जा रहा है। ठीक है अखिलेश जी, इसी से जुड़ा एक सवाल है। बीजेपी ने जो कैंपेन है, जो अखबारों में हम देखते हैं, पोस्टर्स देखते हैं, उसमें फोटोग्राफ्स है, उसमें वही लॉ एंड ऑर्डर की बात है। साथ ही साथ रेड कैप, जो लाल टोपी आप पहने हैं, उसको लेके भी कहा गया कि साहब ये रेड बिल्कुल अलर्ट वाली टोपी। ये जो विज्ञापन है, भारतीय जनता पार्टी ने कई विज्ञापन दिए हैं उत्तर प्रदेश में और वो विज्ञापनों की पोल खुल गई थी। एक बार इन्होंने फ्लाईओवर दिखाया, इस उत्तर प्रदेश की जागरूक जनता ने पकड़ लिया ये बंगाल का फ्लाईओवर है। उसके बाद इन्होंने विकास फिर दिखाने की कोशिश की, उसमें कारखाने दिखाए। कारखानों की तस्वीर कोई उत्तर प्रदेश की नहीं थी, वो अमेरिका से चोरी करके लाए थे। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में जो एक एयरपोर्ट बनना था, इन्हें जो तस्वीर चुराई वो चीन से तस्वीर चुराई। तो लोग समझ गए हैं इनके विज्ञापन झूठे हैं, इनका हर वादा जुमला निकला। इस बार झूठ के फूल की कोई बात चलने वाली नहीं है। झूठ के फूल का सफाया होने जा रहा है इस बार। अखिलेश जी, बार बार जब टारगेट किया जाता है, इलेक्शंस में होता है, एक आरोप पार्टी पर परिवारवाद का बहुत लंबा लगता है और कहा जाता है कि साहब एक ही परिवार की पार्टी है। बीजेपी को देखिए, कौन अध्यक्ष होगा पता नहीं है। कांग्रेस को देखिए, एक ही दल के लोग हैं, अध्यक्ष बन जाएंगे। तो एक आरोप, बार बार एक नैरेटिव है कि भाई परिवारवाद का एक बड़ा आरोप लगता है समाजवादी पार्टी पर। भारतीय जनता पार्टी में बड़े पैमाने पर परिवारवाद है। ये परिवारवाद वो तो है जो राजनीति में दिखाई देता है, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए, सबसे ज्यादा परिवारवाद अगर किसी दल में है तो वो भारतीय जनता पार्टी में है। बहुत सारे अधिकारी ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं रिश्तेदार हैं, परिवार के सदस्य हैं, जिनके भारतीय जनता पार्टी से सीधे संबंध हैं। तो क्या उस परिवारवाद के बारे में नहीं सोचा जाएगा? मुझे याद है अमरोहा का जब चुनाव था, जिसमें पुलिस कप्तान वहां पोस्टेड थे, वो भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद के दामाद थे। इस तरह न जाने कितने उत्तर प्रदेश में आप देख लोगे जहां पर परिवार से ही संबंधित लोग पोस्टिंग और वहां पर कई ऊंचे पदों पे बैठे हैं। आने वाले समय में समाजवादी पार्टी इनकी शिकायत करने जा रही है चुनाव आयोग पर भी। कैसे अधिकारी जो भारतीय जनता पार्टी के रिश्तेदार हैं उनको हटाया जाए, उनके रहते हुए निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। एक तो ये पहलू है परिवारवाद का। और भारतीय जनता पार्टी अपना परिवार नहीं देख रही, उनके कई लोगों के परिवार के सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, आखिरकार उन्हें अपना परिवारवाद नहीं दिखाई दे रहा। कर्नाटक में जो मुख्यमंत्री बने हैं वो भी किसी न किसी के परिवार के सदस्य थे तभी मुख्यमंत्री बने। तो भारतीय जनता पार्टी को दूसरों का परिवारवाद दिखाई देता है, अपना परिवारवाद उन्हें नहीं दिखाई देता। ठीक है अखिलेश जी, क्योंकि परिवार की बात हो रही है, बहुत समय से लोग आपसे पूछते थे शिवपाल जी कहां जाएंगे, शिवपाल जी से अलायंस होगा कि नहीं होगा, आप मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। एक ट्वीट था और मैंने पढ़ा और उसमें लिखा हुआ था कि आप बहुत भावनात्मक हो गए जब आप शिवपाल जी से मिले जाकर। हालांकि वो फोटोग्राफ हम लोग ने नहीं देखी, लेकिन किसी ने मुझसे कहा कि बहुत भावनात्मक था। आज भी मीटिंग्स चल रही थी। सवाल लोगों के मन में यह है कि बहुत वक्त लगा और कैसे हुआ। इस बार समाजवादी पार्टी की कोशिश थी कि जितने भी क्षेत्रीय दल हैं और उत्तर प्रदेश में वो दल जो भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं, वो दल जो किसान और गरीब के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो भेदभाव की राजनीति उसको मिटाना चाहते हैं, इसलिए चाचा को भी साथ लेकर के आए। चाचा का भी एक दल है, उनका भी एक संगठन है, जहां और दलों को साथ लाया तो उनके दल को भी मैंने साथ लाने का काम किया। ठीक है, ओपी राजभर आपके पास हैं, जैन से आपकी बात चल रही है, शिवपाल जी से आपकी बात चल रही है, कई ऐसे छोटे छोटे भी दल हैं जिनसे आपकी बातचीत चल रही है। एक सवाल यह भी उत्पन्न होता है, आप मुख्यमंत्री रहे 5 साल तक, युवा भी हैं, ऐसा भी नहीं है कि कोई दिस इज नॉट लास्ट इलेक्शन। लोग ये भी एक बड़े पॉलिटिकल पंडित ये भी सोचते हैं कि आप अकेले भी लड़ सकते थे चुनाव, आप जनता के बीच में जा सकते थे, आपके पास कैडर था, आपके पास कैंडिडेट्स था, हर जगह आपके पास बूथ पे वर्कर थे। तो इतने सारे अलायंसेस की जरूरत क्यों पड़ी? और अगर मैं हाइपोथेटिकल क्वेश्चन होता है आपसे पूछ रहा हूं कि अगर सरकार आती है तो इतने सारे दलों को एक साथ लेकर चलाने में दिक्कत नहीं आएगी? उत्तर प्रदेश में जिस समय भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई थी,
इसी तरह क्षेत्रीय दलों को साथ लाने का काम किया था। बहुत सारी जाति के नेता हैं या उन्होंने अपने समाज में काम करते करते उन्होंने दल बना लिया, उन दलों को साथ लाने का काम किया। समाजवादी पार्टी ने पहला काम ये किया कि जो भारतीय जनता पार्टी के साथ दल हैं उनको बाहर लाया जाए, और मुझे खुशी है कि सबसे पहले ओम प्रकाश राजभर जी बाहर आए और उन्होंने से हमारी समाजवादी पार्टी का अलायंस हुआ। जिस दरवाजे से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में पहुंची थी उसी दरवाजे को बंद करने का काम ये क्षेत्रीय दल करेंगे और उनके साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है। ठीक है अखिलेश जी, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और इलेक्शन कमीशन ने उसके पहले जब अनाउंस किया तो कहा 15 तारीख तक कोई भी रैलीज रोड शोज आप नहीं कर सकते। मोड ऑफ कनेक्ट चेंज हुआ है। पहले आप रैलीज करते थे, हमने कई विजुअल्स देखे, वीडियोस देखे, जब आप सुबह 6 बजे भी लखनऊ लौटे, रात में जनता आपके पास खड़ी थी। अब ऐसा नहीं हो सकता। ये चुनाव कैसे लड़ेगी समाजवादी पार्टी, कैसे आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचेंगे? और आपने कहा भी कि चुनाव आयोग को देखना चाहिए कि हर पार्टी के पास उतना संसाधन और उसका वोट बैंक उस तरीके का नहीं है कि वो डिजिटली कनेक्ट इतने वास्ट कैंपस में कर पाए। स्वाभाविक है कि किसी को ये नहीं पता था कि चुनाव इस तरीके से होगा। लोगों में ये आशंका थी कि बीमारी आएगी तो चुनाव कहीं टल ना जाए, लेकिन खुशी है इस बात की कि चुनाव आयोग ने तारीखें घोषित कर दी हैं। कुछ पाबंदियों के साथ चुनाव प्रचार करना होगा। जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से डिजिटली भी तैयार है और डिजिटल के साथ साथ समाजवादी पार्टी का पूरा कैडर फिजिकली भी तैयार है। भारतीय जनता पार्टी जहां वर्चुअल रैली करेगी, हो सकता है उनकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाए, लेकिन जो फिजिकली काम करेंगे उनकी बैटरी डिस्चार्ज नहीं होने वाली। तो समाजवादी पार्टी के फिजिकली इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नेता हैं जो गांव-गांव जाकर के लोगों का समर्थन सहयोग मांगेंगे। मैंने इस बात को इसलिए कहा कि समाजवादी पार्टी तो मुकाबला कर सकती है बीजेपी का, लेकिन कई क्षेत्रीय दल हैं। मान लीजिए ओम प्रकाश राजभर जी का दल है, डॉक्टर संजय चौहान जी का दल है, महान दल है, अभी नया दल बना है, मान लीजिए आदरणीय श्रीमती कृष्णा पटेल जी हैं, उनका दल है। आरएलडी भी एक हद तक सक्षम है कि वो डिजिटली लड़ाई लड़ सकता है। तो ये जो छोटे दल हैं, ये क्षेत्रीय दल हैं, इनके पास कहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है? कहीं ना कहीं इनके बारे में इलेक्शन कमीशन को सोचना चाहिए और इन्हें इन दलों को भी मौका मिले, चाहे वो टीवी पर मिले, चाहे सरकारी चैनलों पर मिले, और अगर कुछ रास्ता निकाला जा सके इन दलों के लिए तो चुनाव आयोग को जरूर विचार करना चाहिए। ठीक है अखिलेश जी, अलायंसेस की बात आपने करी। एक अलायंस लोकसभा इलेक्शंस में आपने बहुजन समाज पार्टी के साथ किया था, विधानसभा में पिछली बार कांग्रेस पार्टी के साथ किया था। इस बार क्या कोई बातचीत नहीं हुई? सीट्स पर बातचीत नहीं बनी आपकी? कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो शायद सहजता से बात कर पाता? ये दो पार्टीज आउट ऑफ फ्रेम। लोग कहते हैं कि साहब जब सारे दल साथ में हैं तो रह सकते थे, और आपने दोनों के साथ चुनाव लड़ा है। इन दोनों को अब की बार आपने अलग रखा है इलेक्शन से। बड़े राष्ट्रीय दल या बड़े दलों के साथ समाजवादी पार्टी का अनुभव ठीक नहीं रहा, और जब गठबंधन के लिए जाए इन दलों के पास तो बड़ी संख्या में सीटें मांगते हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी की कोशिश रही कि क्षेत्रीय दलों को साथ लाएं, जिससे कम से कम सीटों में गठबंधन हो जाए और साथ लड़ें, क्योंकि इन दलों में इतनी बड़ी संख्या की डिमांड नहीं होगी सीटों की जितनी राष्ट्रीय पार्टियां मांगेंगी। मांगने को दूसरे दलों ने बहुत मांगा, लेकिन अंततः जीत क्या हुई? इसलिए जो अनुभव था बड़े दलों के साथ वो ठीक नहीं रहा। इस बार क्षेत्रीय दलों को लाने का काम समाजवादियों ने किया है। ठीक है, प्रियंका गांधी भी कैंपेन कर रही हैं। एक जहाज वाली तस्वीर आई थी जो आप लोग एक ही प्लेन पे थे, मैंने उनका भी इंटरव्यू किया था, पूछा था, तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास जो लोग डरपोक थे, मैंने अखिलेश जी से थैंक यू कहा कि वो लोग आपने ले ली। और कांग्रेस के बहुत सारे ऐसे लीडर्स कानपुर से हों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हों, आपकी तरफ आए। प्रियंका गांधी वाड्रा को आप कैसे देखते हैं उत्तर प्रदेश में? उनकी पार्टी कोशिश कर रही है, लेकिन उनकी जितनी बुराइयां थीं उसी की वजह से भारतीय जनता पार्टी आज दिखाई दे रही है। और आज अगर मोटी मोटी राजनीति हम देखें तो कांग्रेस के रास्ते पे ही भारतीय जनता पार्टी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी की कोई नई राजनीति नहीं है। जहां तक उस तस्वीर की बात है, मैंने उस समय भी कहा था कि जो सच्चा कांग्रेसी होगा वो कभी डरपोक नहीं होगा। अब पता नहीं वो किस कांग्रेसी के बारे में बात कर रही थी। जो सच्चा कांग्रेसी होगा वो डरपोक नहीं हो सकता। ठीक है।
अखिलेश जी, सेशन को आगे बढ़ाएं क्योंकि चर्चा मंदिरों की बहुत है। हमने बनारस मंदिर देखा, अयोध्या में कई कार्यक्रम देखे, मथुरा का भी जिक्र आया। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि भाई सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कोई गलत चीज नहीं। अगर हम जीर्णोद्धार करा रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? हमारे बाबा मुख्यमंत्री पूजा करने नहीं जानते, उनको पूजा करने का तरीका ही नहीं पता है। और अभी बनारस में जब गए थे वो मंत्रों का भी उच्चारण नहीं कर पा रहे थे, और इस सच्चे योगी भी नहीं है। क्योंकि योगी की परिभाषा ये है कि जो दूसरों का दुख अपना दुख समझे वो योगी है। लेकिन हमारे जो मुख्यमंत्री हैं दूसरों को दुख दे रहे हैं, तो योगी नहीं हो सकते। जहां तक पूजा पाठ का सवाल है, ये सबकी व्यक्तिगत आस्था का सवाल है, कौन किस तरीके से और कौन कहां पूजा करना चाहता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए धर्म, पूजा पाठ एक वोट मांगने का रास्ता है। मथुरा की बहुत चर्चा है। केशव प्रसाद मौर्य जी थे, बीजेपी थे, उन्होंने चर्चा करी और सीधा सवाल कहा कि अखिलेश जी इस पर क्यों नहीं बोल रहे, उनको खुलकर बोलना चाहिए। किसी भी ऐसे मुद्दे पर जहां जनता को लाभ हो वो भारतीय जनता पार्टी नहीं बात करेगी। आज किसानों की आय दोगुनी होगी कि नहीं होगी, उस पर कोई जवाब नहीं है। उत्तर प्रदेश का यूथ, उत्तर प्रदेश का नौजवान रोजगार और नौकरी चाहता है, उस पर बात नहीं होगी। इस बार यूथ ने ठान लिया है कि अपने बूथ पर भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेंगे। जो महंगाई बढ़ी है उसके कोई जवाब नहीं है। लगातार महंगाई बढ़ रही है और उसका परिणाम ये हो रहा है कि कमाई भी आधी हो गई है। आज किसी को मुनाफा नहीं हो रहा, कमाई आधी है और महंगाई दोगुनी हो जाएगी तो कैसे खुशहाली आएगी। आज कोई कारखाना उद्योग नहीं लगाए। बाबा मुख्यमंत्री जी नहीं बता सकते कि लखनऊ में कौन सा कारखाना लगाए। भूल जाइए लखनऊ, अगर कहीं भी उन्होंने कोई नया कारखाना लगाया हो जो इन्वेस्टमेंट मीट में एमओयू साइन हुए तो बताएं सरकार। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बारे में बहुत प्रचार किया इन्होंने, लेकिन किसी का समर्थन मिला इन्हें, किसी का सहयोग किया इन्होंने। आज उत्तर प्रदेश में एमएसएमईज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पूरी ठप हो गई, जो हमारी ताकत थी। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि जब कभी भी समाजवादी सरकार बनेगी तो जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं, जो रिक्त पद हैं, उनको सबसे पहले भरा जाएगा। और चाहे हमें एमएसएमईज को या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को सपोर्ट करना पड़े तो नए फैसले लेकर के किसी भी तरीके से सपोर्ट करेंगे जिससे रोजगार के ज्यादा अवसर पैदा हों। ठीक है, बिजली को लेकर आपने कई एक संकल्प लिया और कहा कि साहब 300 यूनिट तक बिजली हम फ्री देंगे और किसानों को सिंचाई के लिए फ्री देंगे। ये एक मॉडल फ्रीबीज का जो था वो पहले साउथ में बहुत चलता था। साउथ में इसका कल्चर बहुत था। दिल्ली में भी हमने देखा कि यूनिट्स के हिसाब से आया। आपको लगता है इतने बड़े प्रदेश में ये इकोनॉमिकली फिजिबल होगा? ये बिजली का सवाल बड़ा है और हमने तो कई बार ये भी मांग की समाजवादियों ने कि उत्तर प्रदेश ने दो बार सरकार भारत में बनवाई है भारतीय जनता पार्टी की। दिल्ली में सरकार बनी है उत्तर प्रदेश की वजह से। सबसे ज्यादा लोकसभा के सांसद उनके जीते हैं। इस बार विधायक भी बड़ी संख्या में जीते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश का कोटा जो बिजली का होता वो अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बढ़ाया। अगर ये कोटा बिजली का बढ़ा देते तो आज आम जनता को बिजली का बिल इतना नहीं देना पड़ता जितना आज बिल देना पड़ रहा है। और जिस समय बिजली सस्ती होगी या हमने जो 300 यूनिट फ्री का कहा है, ये सीधा सीधा हमारे गरीब किसान और आम लोगों को फायदा पहुंचाने वाला है। अगर ये बिल बच रहा है तो कहीं ना कहीं वो खर्चा करेंगे, कहीं ना कहीं उससे उनके परिवार में कुछ और काम हो जाएंगे। और जहां तक बिजली का सवाल है, ये जरूर बता रहे कि हमारा इतना घाटा है। अभी सरकार कहती है कि 90,000 करोड़ का घाटा है। आखिरकार डबल इंजन की सरकार ये 90,000 करोड़ का घाटा कैसे कर दिया इन्होंने? इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास क्या है? ये डबल इंजन की सरकार ऐसी है कि एक दूसरे के पहिए के वो नट बोल्ट खोल रहे हैं लोग कि चले ही नहीं इनके। आखिरकार 90,000 करोड़ का घाटे की जिम्मेदारी किसकी है? लेकिन मैं कह सकता हूं कि जितने भी बिजली के कारखाने उत्तर प्रदेश में बने हैं और लग रहे हैं, जिस समय लग जाएंगे समाजवादी सरकार उनको लगाएगी, पूरा करेगी और आम जनता को 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे। साथ ही साथ किसानों की सिंचाई भी फ्री होगी। ठीक है अखिलेश जी, क्योंकि ब्राह्मण पॉलिटिक्स भी उत्तर प्रदेश में खूब जोरों पर है, खूब चर्चा पे।
आप भी गए, मूर्ति का आपने अनावरण किया और फरसा लेकर आप रथ पर निकले परशुराम जी का। हालांकि आपने कहा था कि एक मूर्ति लखनऊ में भी अगर होगा तो हम बहुत बड़ी मूर्ति बनवाएंगे। तो माना जाए कि एक जो सॉफ्ट हिंदुत्व है, जो एक मैसेजिंग है, वो हर पार्टी देना चाहती है। अब लड़ाई जो है वो परशुराम पे आ गई है, आपकी और भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने भी परशुराम को पकड़ा। समाजवादी पार्टी और खासकर मैं, सभी जितने भी भगवान विष्णु के अवतार हैं सबको मैं मानता हूं। और मुझे खुशी है इस बात की कि कुछ समाजवादी साथियों ने भगवान परशुराम का मंदिर बनाया और उससे भारतीय जनता पार्टी की आंख खुल गई। उन्होंने भी भगवान परशुराम जी का मंदिर बना दिया। कम से कम समाजवादियों ने उनकी आंख खोलने का काम किया है। और जहां तक महापुरुषों का सम्मान या भगवान के लिए कुछ बनाने की बात होगी तो समाजवादी पार्टी कभी पीछे नहीं हटेगी, समाजवादी पार्टी सहयोग करेगी। ठीक है, अभी आपने कहा कि आपकी वजह से ही बीजेपी की आंख खुली और उन्होंने भी इसकी चर्चा की। एक टिप्पणी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी करी कि जब आप सोते हैं तो सपने में भगवान आपके आते हैं और कहते हैं कि अब सरकार बनने वाली है। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बहुत चिंता करते हैं कौन किस समय सो रहा है, कौन किस समय जग रहा है। उन्होंने ये बात कही कि आप 12 बजे सो के उठते हैं। उन्हें यह भी चिंता है कि किसके सपनों में कौन आ रहा है। लेकिन बाबा मुख्यमंत्री जी को यह चिंता नहीं है जो दावा करते हैं कि 24 घंटे काम कर रहे हैं। अगर वो 24 घंटे काम कर रहे हैं तभी तो इतनी बेरोजगारी है। 24 घंटे काम कर रहे हैं इसीलिए तो महंगाई है। अगर कम घंटे काम किया होता तो शायद इतने बड़े पैमाने पे बेरोजगारी न होती। लेकिन मंदिर को लेके राजनीति खूब होती है। अयोध्या में कहा गया कि साहब समाजवादी पार्टी रिजिम में कोई काम नहीं किया गया। काशी के जीर्णोद्धार का काम प्रधानमंत्री ने कराया। कहते हैं साहब समाजवादी पार्टी ने इस तरफ देखा ही नहीं, आप कोशिश कर रही है देखने की। इस समय सुप्रीम कोर्ट का सभी धन्यवाद दे रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है। भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर डिले कर रही है, जानबूझ करके नहीं बनाना चाहती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को वोट चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कम से कम इन्हें मंदिर का निर्माण जल्दी करा देना चाहिए था। और जहां तक कहीं भी जीर्णोद्धार या किसी तरह का मॉडिफिकेशन हो रहा है, समाजवादी सरकार थी उस समय भी जो हो सकता था उसका सहयोग किया गया। जो इतना बड़ा बनकर के तैयार हुआ वाराणसी में, सबसे पहले अगर किसी ने प्लॉट या कुछ जगह ली गई थी सरकार की तरफ से तो समाजवादी सरकार में न केवल जगह ली गई बल्कि जो वहां के पुजारी हैं उनका भी मानदेय अगर किसी ने पहली बार बनाया और बढ़ाया तो वो समाजवादी सरकार थी जो यहाँ के पूजा पाठ करने वाले ब्राह्मणों का मानदेय देने का काम किया। ठीक है, इत्र की बहुत चर्चा है अखिलेश जी। लखनऊ आइए तो हालांकि कन्नौज का है, लेकिन अब पूरा देश इत्र और कन्नौज दोनों चीज पहले भी जानता था, लेकिन अब फेमस हो गया। समाजवादी पार्टी इत्र आपने लॉन्च किया, हमने देखा 2-4 दिन तक उसकी चर्चा थी, उसके बाद चर्चा उसकी खत्म हो गई थी, ईमानदारी वाली बात। लेकिन उसके बाद जब छापे पड़ने शुरू हुए तो छापे के बाद एक बार फिर से इत्र की जो महक थी वो बाहर आ गई। आपकी टिप्पणी उसमें। कन्नौज में इत्र कोई आज से बनना शुरू नहीं हो गया, कई 100 वर्षों से इत्र बन रहा है। अगर इत्र को कोई बदनाम करना चाहता है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। कन्नौज का एक इतिहास रहा है, बहुत शानदार इतिहास रहा है। सम्राट हर्षवर्धन ने न केवल कन्नौज बल्कि लोगों को जोड़ा, लोगों को सम्मान दिया, बल्कि पहली बार उस जमाने में कुंभ में सबसे ज्यादा दान देने वाला कोई सम्राट रहा तो वो हर्षवर्धन रहा। तो बताइए, कन्नौज को बदनाम कर रहे हैं लोग, इत्र को बदनाम कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं जो इत्र को नहीं पसंद करते हैं, ये नफरत को पसंद करते हैं, ये नफरत की दुर्गंध को पसंद करते हैं। जहां तक इत्र का सवाल है, उस इत्र व्यापारी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही व्यक्ति पर छापा मारा और छापा ऐसा मारा कि न जाने कितने रुपए निकल करके आ गए। बहुत कोशिश की कि समाजवादी पार्टी के लोगों का नाम बदनाम हो जाए और अपनी नाकामी छिपाने के लिए उन्होंने समाजवादी लोगों पे भी छापे मारे, लेकिन वहां भी कुछ नहीं मिला। ये नाकामी है। और जहां तक छापों का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी वहां छापे मारती जहां जहां चुनाव है, और यह भी देखा गया है जहां जहां छापे पड़े हैं वहां भारतीय जनता पार्टी हारी है। अखिलेश जी, छापे को लेकर कुछ दिन पहले जो सोशल मीडिया की टीम है
बीजेपी की एक फोटो ट्वीट करी जिसमें आप भी थे, पंपी जैन भी थे, और एक रेड राउंड लगा हुआ था और बताया गया कि देखिए जिस व्यक्ति के यहां पहले छापे पड़े थे वो साथ में है और आप लोग विदेश में। भारतीय जनता पार्टी के झूठ के फूल में खुशबू नहीं आ सकती। ये झूठ का फूल है, ये इनकी हर बात झूठी है, इनके विज्ञापन झूठे हैं, जो ट्वीट किया गया वो भी झूठा है। ये कारोबार नहीं करना चाहते, कारोबार से लोग जुड़ते हैं, उद्योग कारोबार बढ़ेगा तो लोग आपस में जुड़ेंगे, लेकिन ये झूठ का प्रचार ज्यादा करते हैं। सबसे ज्यादा देश में अगर कोई झूठी पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी। ये इन्हें 100 बार झूठ ना बोलना पड़ेगा तब सच बना पाएंगे, लेकिन इस बार जनता तैयार है, इनकी इस हर चाल को समझ गई है, इनका झूठ चलने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता इनको इस बार सबक सिखाने का काम करेगी। ठीक है अखिलेश जी, क्योंकि चुनाव में बहुत सारी पार्टीज हैं, आपने कहा गठबंधन नहीं करेंगे, असुद्दीन ओवैसी भी इस बार कैंपेन कर रहे हैं, वेस्टर्न यूपी हो, लखनऊ में भी थे 3-4 दिन पहले। उन्होंने कई बार दबे शब्दों में ये बात कही कि अखिलेश जी चाहे तो हम उनसे गठबंधन कर सकते हैं, और जिनका उनके साथ बातचीत चली थी वो अब आपके साथ है। ओवैसी साहब की एंट्री उत्तर प्रदेश में राजनीतिक तौर पर कैसे देखते हैं? उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी को विकल्प के रूप में देख लिया है, और समाजवादी पार्टी जनता के साथ खड़ी है इस बदलाव के लिए। इसलिए अब गठबंधन और इस तरह का अब आगे कुछ नहीं हो पा रहा है, क्योंकि चुनाव की तारीख आ गई है। समाजवादी पार्टी सीधा सीधा जनता के साथ खड़ी है इस भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए। ठीक है अखिलेश जी, क्योंकि थर्ड वेव है कोविड की, इलेक्शन कमीशन ने भी कहा मत की है, क्योंकि कोविड की बातचीत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि जब कोविड काल था तो अखिलेश जी निकले नहीं, लोगों से नहीं मिले। कांग्रेस ने भी यही कहा कि जब जनता को जरूरत थी तब मिले नहीं। आपने आरोप लगाया कि जो मैनेजमेंट होना चाहिए था सरकार का कोविड पैंडेमिक में, सेकेंड वेव में, वो नहीं रहा। उत्तर प्रदेश की सरकार और बाबा मुख्यमंत्री अपनी नाकामी को छिपाना चाहते हैं। आखिरकार जो 21 अधिकारियों की टीम थी, क्या वो टीम नाकाम नहीं थी? कितनी हजारों लाशें गंगा के किनारे बहती लोगों ने देखी। वो तस्वीर कैसे भूल सकता है कोई, जो गाजीपुर की थी, बक्सर की थी, वाराणसी की तस्वीरें आई, इलाहाबाद की तस्वीरें आई, उन्नाव की तस्वीरें आई, कन्नौज की तस्वीरें थीं। वो गंगा के किनारे हजारों लाशें बह रही थीं। दाह संस्कार के लिए लकड़ी नहीं पुजा पाए, और इसी राजधानी में लखनऊ में जहां इनकी 21 अधिकारियों की टीम रहती थी जो कोविड मैनेजमेंट कर रही थी, जब दाह संस्कार ज्यादा होने लगे, क्रियाक्रम जब इसी किनारे होने लगे, तो इस सरकार के पास लकड़ी नहीं थी लकड़ी देने के लिए, और लोगों ने किलोमीटरों में दाह संस्कार की तैयारी कर ली और दाह संस्कार हुए। अपनी नाकामी छिपाने के लिए टीन शेड लगाया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जिम्मेदारी सरकार की थी। उत्तर प्रदेश की जनता ने वो समय भी देखा जिस समय लॉकडाउन लगा और मजदूर पैदल पैदल घर पहुंचे थे। अगर किसी ने अनाज छोड़ा था जनता को तो भारतीय जनता पार्टी ने, और कोविड का मिसमैनेजमेंट अगर किसी की वजह से है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वजह से है। वो विपक्ष पे थोप नहीं सकते। विपक्ष के लोग अगर निकल रहे थे मदद के लिए तो उन पे मुकदमे लगाए जा रहे थे। क्या विपक्ष के लोगों की बात अधिकारी सुनेंगे जो ऑक्सीजन बांट रहे थे? विपक्ष के लोगों की क्या वो अधिकारी सुनेंगे जो उस समय रेमडेसिविर इंजेक्शन था वो बांट रहे थे? आखिर अधिकारी किसकी सुन रहे थे? अधिकारी सरकार की सुन रहे थे। ये जिम्मेदारी सरकार की थी, ये जिम्मेदारी विपक्ष की नहीं थी। ये जिम्मेदारी खाने से लेकर के इलाज, बिस्तर, दवाई किसी की थी तो वो सरकार की थी। अगर ऑक्सीजन नहीं कोई दे पाया है तो वो सरकार नहीं दे पाई है। उसके जिम्मेदार अगर कोई है तो बाबा मुख्यमंत्री खुद जिम्मेदार हैं, उन्हें खुद इस बार हटना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अखिलेश जी, जो उस दौरान आपने वैक्सीन को लेकर बयान दिया, आप रिग्रेट करते हैं? क्योंकि आज वो लोग जो डबली वैक्सीनेटेड है, वो एटलीस्ट, मैं ये नहीं कह सकता हूं कि हर व्यक्ति सिक्योर है, लेकिन कम से कम वो अपने आप को उनसे ज्यादा सिक्योर मान सकता है जिसने एक भी डोज नहीं लगवाई। इस बीमारी के बारे में भी अभी भी पढ़ाई चल रही है। जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करेंगे। समाजवादी लोग लगातार प्रोटोकॉल का फॉलो कर रहे हैं। और जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, मैंने खुद कई मौकों पर अपील की है कि सभी लोग वैक्सीन लगवा लें। और अब तो वैक्सीन लगाने लग गई जिनको, उनको भी कुछ बीमारी हो रही है,
तो ये बहस लंबी है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं कहूंगा कि सरकार अगर चाहे तो सबको वैक्सीन लगा ले, और जिस दिन उत्तर प्रदेश में सभी लोगों को वैक्सीन लग जाएगी तो आखिरी वैक्सीन जो बचेगी वो मैं लगवा लूंगा। मतलब आपने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई अखिलेश जी? अभी तक तो मैंने नहीं लगाई है, एक भी डोज नहीं लगवाई? अभी तक एक भी डोज नहीं लगवाया मैंने। बड़ी बात है अखिलेश जी, क्योंकि लगातार लोग कह रहे हैं, और मतलब ठीक है आपके पास अपनी एनालिसिस होगी, लेकिन डॉक्टर्स ये कह इस पे इसलिए बहस मत करिए क्योंकि जहां वैक्सीन लगी हुई है, फर्स्ट डोज, सेकंड डोज, अब थर्ड, वो कह रहे हैं बूस्टर। हाँ, अभी फोर्थ बूस्टर भी आएगा, उसके बाद भी बीमारी जाने वाली नहीं है। इसलिए जो प्रोटोकॉल है उसको हम लोग मानेंगे, समय समय पर मास्क लगाएंगे, भीड़ में नहीं जाएंगे। प्रचार भी अगर करना पड़ेगा तो अपने कार्यकर्ताओं से कहेंगे कि घर में जाएं, गांव-गांव जाएं, दरवाजे खटखटाएं, लोगों से मिलें और कहें कि बदलाव करिए, वही हमारी अपील होगी। ठीक है अखिलेश जी, एक बड़ी बहस इस बात पे भी है कि ये भाजपा का विकास है या सपा का विकास है। एक्सप्रेस हाईवे का जब मुख्यमंत्री जी उद्घाटन करते हैं तो आप कहते हैं इसकी नींव मैंने रखी थी। कानपुर मेट्रो का जब उद्घाटन प्रधानमंत्री करते आए तो आपने कहा साहब ये काम मैंने किया था। अस्पताल का उद्घाटन होता है तो आप कहते हैं ये भी हमने बनवाया था। तो ये हालांकि एक औपचारिक होता है। दिल्ली में भी मेट्रो उस वक्त मदन लाल खुराना, अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में उसका आप कह सकते हैं शिलान्यास नहीं हो पाया था, शुरुआत हुई थी, लेकिन शीला जी ने करी। तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। हो सकता है कि जितने काम अभी हो रहे हो, कल आपकी सरकार आए या कोई किसी की भी सरकार आए, वो आदमी फीता काटता है। इसको लेकर इतना विवाद क्यों उत्तर प्रदेश में? भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो दूसरों का काम अपना काम बताती है। जब से ये सरकार में आए हैं, शिलान्यास का शिलान्यास कर रहे हैं, उद्घाटन का उद्घाटन कर रहे हैं, नाम बदल रहे हैं, रंग बदल रहे हैं। इसलिए मैंने कई मौकों पर कहा कि जो समाजवादी पार्टी के प्रोजेक्ट्स थे उन्हीं को पूरा कर रहे हैं। इसलिए याद दिलाते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार में वो काम हुए थे। दुर्भाग्य इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात को स्वीकार नहीं करती है कि ये दूसरे दल का काम था, दूसरे दल का काम हम पूरा कर रहे हैं। चाहे वो एक्सप्रेस वे हो, समाजवादी पार्टी प्रोग्रेसिव पार्टी है, समाजवादी पार्टी डेवलपमेंट चाहती है, समाजवादी पार्टी खुशहाली चाहती है, और खुशहाली के लिए, डेवलपमेंट के लिए सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बेहतर हो। मुझे याद है कि सबसे पहले एक्सप्रेस वे बनाने का काम और इस तरह के वेल डिजाइन और अलाइनमेंट अच्छा देने का काम अगर किसी ने किया देश में तो समाजवादी सरकार में हुआ, जो एक्सप्रेस वे आज भी देश का सबसे बेहतर एक्सप्रेस वे है। यही नहीं, कैंसर इंस्टीट्यूट बनाने का काम, जिला मुख्यालयों को 4 लेन से जोड़ना, बिजली का उत्पादन उत्तर प्रदेश में कैसे बढ़े, ट्रांसमिशन लाइंस कैसे बड़ी बने, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम उत्तर प्रदेश का कैसे बेहतर हो, मेडिकल फैसिलिटीज कैसे बेहतर हो, अस्पताल कैसे बने, मेडिकल कॉलेजेस बनाए गए। और मुझे खुशी है इस बात की, आज जितने भी एम्स उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं, अगर जमीन किसी ने दी है तो समाजवादी सरकार में वो जमीनें दी गई हैं, चाहे वो रायबरेली का एम्स हो और चाहे गोरखपुर का एम्स है। इस तरह समाजवादी सरकार में काम होते रहे, और केवल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ नहीं बल्कि समाज में और भी काम होना जरूरी होते हैं। समाजवादी पेंशन दी हम लोगों ने, समाजवादी लोगों ने लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा दिए। न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश का सबसे बेहतरीन पुलिस के लिए रिस्पांस सिस्टम दिया, जो डायल 100 था वो डायल 112 कर दिया। तो बहुत सारे काम ऐसे किए समाजवादी लोगों ने जो सीधे सीधे जनता से जुड़े हुए काम थे। लेकिन आज अगर हम पीछे मुड़ करके देखते हैं, जो जो काम समाजवादियों ने किए थे उन कामों को बर्बाद करना और कबाड़ा अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। कम से कम भारतीय जनता पार्टी को यह स्वीकार करना चाहिए कि एक्सप्रेस वे अगर किसी ने बनाने का काम शुरू किया था तो समाजवादी लोग थे। ये बात भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं स्वीकार करती है? जब स्वीकार नहीं करती है, इसीलिए जनता को हम याद दिलाते हैं कि दिल्ली से कैंची आती है और लखनऊ से फीता लगता है, तब समाजवादी पार्टी के योजनाओं का उद्घाटन होता है। ठीक है अखिलेश जी, लेकिन कई उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री जी भी यहां थे, उनके कई भाषण थे, उन्होंने सीधे सीधे आपको ही अटैक किया और कहा कि 5 सालों में भ्रष्टाचार होता था। उन्होंने ये भी कहा कि साहब गुंडे जो थे वो सड़कों पर थे, और सीधे अटैक आपको किया। और इसी से जुड़ा हुआ दूसरा ही प्रश्न, जो पहला पोस्टर लॉन्च हुआ उसमें योगी आदित्यनाथ जी और प्रधानमंत्री जी की फोटो थी, और लोग कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। देखिए, भ्रष्टाचार विपक्ष के लोग नहीं करते हैं, भ्रष्टाचार विपक्ष के लोग पकड़ते हैं और सवाल खड़ा करते हैं।
अगर कोई भ्रष्टाचार करता है तो सरकार में बैठे हुए लोग करते हैं। ये सरकार के लोग बताएं कि एक मंत्री स्वास्थ्य विभाग में मंत्री थे, वो स्वास्थ्य विभाग उनसे क्यों छीन लिया गया था? वो स्वास्थ्य विभाग इसलिए छीन लिया गया था कि उन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट के सीएमओ का रेट तय कर दिया था। सरकार क्या ये स्वीकार करेगी? और न केवल ये, बल्कि कई बार सवाल खड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर। आप बताइए, गौशाला कहां चल रही है? गाय मां जिसको बोलते हैं आप, भूखी है, भूसा खा जा रही है सरकार, और गौशाला के नाम पर न जाने कितने एकड़ जमीन कब्जा कर ली। जो सरकार ऑक्सीजन नहीं दे पाई, इधर देखो सड़कों पे ऑक्स घूम रहे हैं, ऑक्स घूम रहे हैं सड़कों पर, ऑक्सीजन नहीं दे पाई लेकिन ऑक्स घूम रहे हैं सड़कों पे। तो ये सरकार वो है जो नाकाम सरकार है, जो नाकाम है हर काम में। पलायन का एक बहुत बड़ा इशू था पिछले इलेक्शन में, खासतौर से कैराना। मुख्यमंत्री जी से मेरी जब मैं उनसे बात कर रहा था मंच पे, तो उन्होंने कहा कि वो सरकार संरक्षण देती थी। अमित शाह जी और जेपी नड्डा जी ने रैली में यहां तक कहा कि कई ऐसे थे आतंकवादी जिनको यहां पर बेल कराई गई, जिनको सजा नहीं कराई गई, और अखिलेश यादव जी ने खुला कहा कि उनको छुड़वाने का काम किया। देखिए, जहां तक मैं पिछले सवाल का जवाब नहीं दे पाया था, पूरे देश में कहीं भी किसी अपराधी को आपने क्रिकेट खेलते हुए नहीं देखा होगा। बाबा मुख्यमंत्री जी के जमाने में अपराधी क्रिकेट खेल रहे हैं, माफिया क्रिकेट खेल रहे हैं, और कई माफिया ऐसे लोग हैं जो जेल में हैं। एक एक मीटर का उनके पास जाता है टिफिन, जो टिफिन है उसका साइज 1 मीटर का है, जेल में जाता है। तो सरकार को अपने माफिया नहीं दिखाई देते हैं। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि सरकार टॉप 10 माफियाओं की सूची दे, लेकिन आज तक 10 माफियाओं की सूची नहीं निकली है। हम कहते हैं प्रदेश का ना दो, डिस्ट्रिक्ट स्तर पर 10 माफियाओं की सूची दे दें, तो भारत सरकार इसमें सहयोग करे हमारे बाबा मुख्यमंत्री का। और बाबा मुख्यमंत्री क्यों दे देंगे? इन पे खुद मुकदमे लगे थे, इन्होंने खुद मुकदमे वापस लिए। और जिन्हें पलायन की चिंता है, जिन्हें पलायन की चिंता है, बताओ हमारे बाबा मुख्यमंत्री पलायन करके खुद आ गए, बताओ खुशहाल हुए कि नहीं हुए? हमारे जो बाबा मुख्यमंत्री खुद पलायन होकर के यहां आए, क्या बाहर के नहीं है? तो पलायन तो खुशहाली है इनके लिए। इसका जवाब है उनके पास कुछ? अच्छा अखिलेश जी, क्योंकि लोगों के बीच आप जाएंगे, 5 बड़ी चीजें अगर आप सरकार में आते हैं उत्तर प्रदेश के लिए क्या हो? समाजवादी सरकार बनने पर, और समाजवादी पार्टी अभी चुनाव में अपना मैनिफेस्टो लेकर के आएगी, प्राथमिकता पे सबसे पहले 300 यूनिट आम लोगों की फ्री करने का काम करेगी सरकार। दूसरा, हमारे किसानों की सिंचाई मुफ्त होगी, और सिंचाई मुफ्त के साथ साथ जिस तरीके से बुनकर भाइयों की रेट फिक्स बिजली थी, उसी तरीके से जो नेताजी ने सुविधा दी थी, उसी तरह हमारे बुनकर भाइयों को भी बिजली की सुविधा मिलेगी। पिछली बार समाजवादी सरकार में लैपटॉप बांटे गए थे, लाखों लाख लैपटॉप बांटे गए थे। इस बार फिर समाजवादी सरकार ने फैसला लिया है कि आगे पढ़ाई करने के लिए और लोगों को आज के समय पर अच्छी पढ़ाई कर सकें, उसके लिए लैपटॉप देने का भी इंतजाम होगा। और आप मैनिफेस्टो का इंतजार करिए, बाकी योजनाएं मैनिफेस्टो में होंगी। आप इस बात की बात कर रहे हैं, लेकिन योगी जी तो लगातार जो स्मार्टफोन्स हैं वो हैं बांट रहे हैं, तो कैसे जनता कहेगी साहब हमको तो मिल ही रहा? हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी को एक अध्यापक लगा लेना चाहिए जो उन्हें स्मार्टफोन चलाना सिखाए। अभी अध्यापक उन्होंने लगाया था रटने वाला, वो बिजली के कारखाने का नाम नहीं रट पा रहे थे। एक अध्यापक लगातार उन्हें सिखा रहा है, तब भी रट नहीं पाए हैं। और एक अध्यापक गणित का लगा लें, क्योंकि वो 3 चौथाई हैं, वो 3 या 4 सीटें उनकी आने वाली हैं। अपनी गिनती ठीक कर लें, 80 और 20 वाली। ठीक है अखिलेश जी, एक बयान आपका था और उस पर बहुत सारी टिप्पणियां हुई, क्योंकि आप आज हैं मंच पर। जब वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे तो आपने कहा जब आखिरी समय आता है तब आदमी वाराणसी आता है। मैंने ये कहा कि जब सरकार का आखिरी समय आ गया है तब वाराणसी जा रहे हैं, और सरकार का यकीन करिए आखिरी समय है, सरकार जाने वाली है। और जब से
आज की घटना उन्होंने सुनी होगी और देखी होगी। आज विधायक घूम रहे हैं कब इस्तीफा दे दें, मंत्री इस्तीफा देना चाहते हैं, मंत्री इस्तीफा लिख करके बैठे हुए हैं। बहुत सारे मंत्रियों ने इस्तीफा लिख लिया है। जब से आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने अपना इस्तीफा लिखा है, उन्हीं के इस्तीफे की नकल बना करके बहुत सारे मंत्रियों ने इस्तीफा बना करके रख लिया है। विधायकों ने इस्तीफा लिख लिया है। हालांकि आप मंच पर हैं, आपके पास कितने लोग और टच में हैं? जो मिनिस्टर्स हैं आपके टच में हैं, एसएमएस आपके पास है? क्योंकि जानकारी ये है कि कई सारे ऐसे लोग हैं जो आपके टच में हैं, आप होल्ड ऑन करा के रखते हैं, कहते हैं धीरे धीरे आओ, एक एक करके आओ, जिसमें हेडलाइंस मेंटेन है। अब टच में जो है उनको टिकट नहीं देंगे, अब अपने लोगों को टिकट देंगे। तो बाहर से मतलब अब एंट्री बंद है, दरवाजे बंद, या अभी भी ओपन है? नहीं, अभी जो टच में हैं, हाँ, उनसे ज्यादा को टिकट नहीं देंगे। अब अपने लोगों के विचार करेंगे टिकट किसको दें। ठीक है अखिलेश जी, ये तो उत्तर प्रदेश की बात हुई। एक नेशनल नैरेटिव है जिसमें हमने देखा कि चुनाव जीतने के बाद ममता बनर्जी सभी लोगों से मुलाकात कर रही हैं, विपक्ष की एक नया आप कह सकते हैं दल बनाने की कोशिश कर रही हैं। अरविंद केजरीवाल जी भी हैं, उत्तर प्रदेश को आप भी रिप्रेजेंट करते हैं। कांग्रेस पार्टी से लोगों ने दूरी बनाई है। ये जो नेशनल पर्सपेक्टिव बन रहा है विपक्ष को लेकर, इसको कैसे देखते हैं? ये समाजवादी पार्टी इतना बड़ा सपना नहीं देख रही है। और समाजवादी पार्टी का पहला सपना है कि उत्तर प्रदेश को ठीक रास्ते पर लेकर के जाए। यहाँ की सड़कें अच्छी हों, अस्पताल अच्छे हों, बिजली सस्ती हो, उद्योग कारखाने चलें। ये देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। ये देश की तरक्की कर सकता है वो प्रदेश है। ये देश की जीडीपी को बेहतर कर सकता है वो प्रदेश है। जिस समय उत्तर प्रदेश में चीजें ठीक होंगी, और मैं दावा कर सकता हूं अगर जनता समाजवादियों को मौका देगी तो देश का सबसे बेहतरीन अगर कोई प्रदेश होगा तो उत्तर प्रदेश होगा। और यहां का एक एक काम एग्जाम्पलरी होगा। और एग्जाम्पलरी मैं इसलिए कह सकता हूं कि समाजवादी सरकार में कोई भी काम हुआ होगा, अगर मेट्रो बनी है तो दिल्ली और मुंबई से बेहतर मेट्रो अगर कहीं है तो वो लखनऊ की और कानपुर की, और आने वाले समय में आगरा की मेट्रो होगी। अगर बस स्टैंड कहीं भी हैं जो बेहतरीन बन सकते थे, समाजवादियों ने अपनी सरकार में बना करके दिखाए। और बसें भी ऐसी इंतजाम कर रहे थे जो गरीब चलते हैं उसके लिए इंतजाम अच्छा होता। स्टेडियम भी अगर किसी ने बनाया वर्ल्ड क्लास, तो समाजवादी लोगों ने लखनऊ में वर्ल्ड क्लास स्टेडियम बना दिया। ऐसा स्टेडियम अभी नहीं दिखाई देता है। साथ ही साथ एक रिवर फ्रंट की बहुत चर्चा होती है, लेकिन समाजवादियों ने उनके रिवर फ्रंट से अच्छा रिवर फ्रंट बना दिया। इसीलिए उसकी सीबीआई हो गई, इसीलिए उसकी ईडी हो गई। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, लखनऊ का जो गोमती का रिवर फ्रंट है, देश का सबसे बेहतर रिवर फ्रंट अगर कोई है तो वो आपका गोमती का रिवर फ्रंट है। तो इस तरीके से समाजवादी लोगों ने एग्जाम्पलरी काम करके दिखाए हैं। अगर लैपटॉप भी दुनिया के बेहतरीन कहीं बांटे गए तो उत्तर प्रदेश के नौजवानों को समाजवादी लोगों ने लैपटॉप बांट करके दिखा दिए। और हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी टैबलेट दे रहे हैं, 4.5 साल पता नहीं कौन सी टैबलेट देते रहे, और ऐसी टैबलेट दे रहे हैं जो खुद नहीं चला पाते हैं। ठीक है अखिलेश जी, एक मिनट। अखिलेश जी, जब शुरुआत हुई, आपने कैंपेन की शुरुआत करी, तो पहला वीडियो जो हमने देखा, आप नेताजी से आशीर्वाद दे रहे थे, और पहला वीडियो जो हम लोग को मिला, हम लोगों ने देखा, उसमें था एक अच्छे पहलवान, राजनीतिक दांवपेच के माहिर नेताजी माने जाते हैं। क्या अभी भी आप पूछते हैं उनसे कि क्या होना चाहिए, जो बड़े डिसीजंस हैं वो गाइड कैसे करते हैं अब आपको? हमने कुछ दिन पहले अभी देखा कि कल या परसों नेताजी समाजवादी पार्टी कार्यालय में थे, वर्कर्स से बातचीत कर रहे थे। अब कैसे वो आपको ग्रूम करते हैं? क्योंकि रथ यात्रा शुरू करनी थी, और मुझे याद है उत्तर प्रदेश में सबसे पहले रथ यात्रा जब नेताजी ने शुरू की, उसके बाद समाजवादी सरकार बनी। और जब जब मुझे मौका मिला रथ चलाने का, रथ जब जब चला है उस समय समाजवादी सरकार बनी है। इस बार भी रथ चलाने में कामयाब हो गए, इसलिए रथ चलाने से पहले नेताजी का आशीर्वाद लेना जरूरी था। मैंने आशीर्वाद लिया, और जहां तक नेताजी का कोई सुझाव होता है उस पर जरूर विचार करता हूं। ठीक है, एक सवाल अरविंद जी, मैं कह रहा हूं कि अभी ओम प्रकाश राजभर आए थे,
तो बहुत लंबी बातचीत हुई, तो उन्होंने ये कहा कि भाई देखिए अखिलेश जी ने जो वादा किया वो कहा कि मंत्री बनना तो पक्का है। मैंने पूछा कि भाई अखिलेश जी अभी इंटरव्यू दे रहे थे, उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी 2 बनाती है डिप्टी सीएम तो मैं 4 बनाऊंगा। तो मैंने उनसे पूछा तो वो उस बात के लिए तो तैयार नहीं हुए, लेकिन उन्होंने इस वादे को कहा कि अखिलेश जी ने वादा किया कि जो भी हमारे घटक दल हैं वो मंत्री बनेंगे। देखिए, अगर आप देखेंगे, अगर उत्तर प्रदेश को देखेंगे तो एक कैबिनेट मंत्री बेहतर है स्टूल मंत्री के सामने, और एक और डिप्टी सीएम है जो लखनऊ का कूड़ा और गंदगी अभी तक नहीं हटा पाए। सोचिए, मेयर थे यहां के, डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश के, और लखनऊ का कूड़ा नहीं हटा पाए, बताइए आप। तो इसलिए सवाल यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी डिप्टी सीएम का लॉलीपॉप देगी तो अगर वो 4 देंगे तो हम 8 देंगे, वो अगर 8 देंगे तो हम 16 देंगे। तो ये परंपरा किसने डाली है? भारतीय जनता पार्टी ने। तो कुछ काम भारतीय जनता पार्टी से भी सीख लेने चाहिए। ठीक है अखिलेश जी, आखिरी सवाल मंच में आपसे, क्योंकि आपने शुरुआत में ही 400 का एक टारगेट और बता दिया हम 400 सीट जीत रहे हैं, तो इसके बाद कोई सवाल, आपने सारे सवालों पर विराम लगा दिया, लेकिन मैं उसके बाद भी प्रयास करूंगा। आप जनता के बीच में गए हैं, मूड है, मैं ये जानना चाहता हूं कि इस वक्त समाजवादी पार्टी कहां पर है, कितनी सीट? देखिए, बहुत सारे सर्वे आ रहे हैं, बहुत सारे लोग एनालिसिस कर रहे हैं, जो मैं समझ सकता हूं। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी से हर दल के नेता जुड़ रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, मुझे खुशी इस बात की है कि बड़े बड़े नेता भी समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हो रहे हैं। और वो इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, यहाँ का किसान बदलाव चाहता है, यहाँ का मजदूर बदलाव चाहता है, यहाँ का नौजवान बदलाव चाहता है, और बदलाव के साथ साथ यहाँ के लोग चाहते हैं कि भविष्य बेहतर हो, आने वाला समय खुशहाली का हो, आने वाला समय तरक्की का हो। इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नफरत की राजनीति की है, लोग नफरत की राजनीति को नहीं पसंद कर रहे हैं। इसलिए मैं कह सकता हूं, जब वो 47 से 325 जीत सकते हैं तो समाजवादी सरकार भी बनेगी, 400 गठबंधन जीत करके सरकार बनेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अखिलेश जी, आपने कीमती वक्त निकाला और इंडिया न्यूज के मंच पे आए। बहुत शुक्रिया अखिलेश यादव। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत थैंक यू सो मच।